दिख रहा है ना सबको? आज में ज्योति नहीं आई ना? सादा सवाल क्वेश्चन। चलिए मात्र प्रतीक्षा क्या कह रही थी? ज्योति नहीं होगी कल? ऐसा नहीं कहा उसने कुछ? हाँ पहली बार कर लो क्लास? दूसरी बार? देखो ये कह रहे हैं कि इफ एनी पार्टिकल शो वेव नेचर, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक नेचर का है तो वो वेव नेचर शो करेगा। तो हम उसका एक साथ और बिल्कुल सही, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, और एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सही पोजीशन और मोमेंटम नहीं मेजर कर सकते। कोई पार्टिकल जो वेव नेचर शो कर रहा है अपने छोटे साइज की वजह से, तो तुम उसका एक साथ और एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम दोनों को मेजर नहीं कर सकते। या तो मैं पोजीशन सही से बता दूंगा तो मैं मोमेंटम गलत बताऊंगा, और मैं मोमेंटम सही बता दूंगा तो पोजीशन गलत बताऊंगा। हाँ जो दोनों तुम एक साथ नहीं बता सकते। कोई भी ऐसा साइंटिस्ट या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसकी पोजीशन की वैल्यू भी 100% सही हो और मोमेंटम की वैल्यू भी 100% सही हो। तो यही दूसरे में समझाने की कोशिश करी है कि एग्जैक्ट और साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन तुम दोनों नहीं बता सकते। एक सही बता दोगे तो दूसरी पक्की गलत होगी। अगर मान लो तुम दोनों ने एक्सपेरिमेंट करा, तो स्वाति ने कहा कि ये 93 है मेरा मोमेंटम, और पोजीशन जो है, पोजीशन है मान लो y बराबर 2 पे, कोऑर्डिनेट बताया, और प्रतीक्षा ने कहा कि मोमेंटम है 90 और पोजीशन है y बराबर 6 पे। तो इन दोनों की केवल एक वैल्यू सही हो सकती है, ना तो ये स्वाति पूरी तरह से सही हो सकती है और ना ही प्रतीक्षा पूरी तरह से सही हो सकती है। इन दोनों की केवल एक वैल्यू सही हो सकती है, वो कोई सी हो। अगर ये पोजीशन स्वाति की, ये प्रतीक्षा की सही है तो ये गलत होगी, और अगर ये चीज सही है तो दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। समझ में है कि हम ना मोमेंटम और पोजीशन एक साथ सही नहीं बता सकते। ठीक है, और इसको चाहो ऐसे तो मोमेंटम p से डिनोट करते हैं और पोजीशन x से बताते हैं। तो अगर तुम्हारा मोमेंटम बता दिया है तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। ठीक है, और अगर तुमने पोजीशन बता दी है, पोजीशन में खुशी से नंबर मिल गए,
तो तुम मोमेंटम नहीं बता पाओगे। ठीक है, पोजीशन बता दी तो सॉरी मोमेंटम बता दिया तो पोजीशन नहीं बता पाओगे, पोजीशन बता दी तो मोमेंटम। समझ आ गया? ये किसने बताया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी, डेल्टा एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहां डेल्टा पी है एरर इन मोमेंटम। एरर समझते हो? एरर क्या होती है? लास्ट सीट सेकंड सीट मतलब सेकंड डिस्काउंट पर एरर क्या होती है? एरर क्या चीज होती है बताओ? क्या होती है एरर? चाय में 2 चम्मच चीनी डालनी थी, 2 ही कही गई थी तुमसे, तुमने 2.5 डाल दी, तुमसे क्या हो गई? एरर हो गई। कितनी एरर हुई तुमसे? कितनी एरर हुई तुमसे? 2.5 डाल दी, 2 डालनी थी, आधा चम्मच एरर हुई। तो एरर क्या होती है? गलती। तो एरर इन मोमेंटम और एरर इन पोजीशन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो स्वाति मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? फिर इन दोनों के प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मैथ से हो ना तुम, तो फिर भी बता दो। ये है, इससे हमेशा बड़ा होगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ये प्रोडक्ट इस वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इस प्रोडक्ट की? हाँ, जो दे रखी है। इस क्लास में 17 और 17 से ज्यादा उम्र वाले बच्चे हैं, तो सबसे छोटा किस उम्र का होगा? 17 का होगा। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? h अपॉन 4 पाई। तो मिनिमम ये इतना होगा। इतनी गलती तो सबने करनी है। ठीक है, तो एक बात बताना प्रतीक्षा, अगर मेरा एरर मोमेंटम में 0 हो गया, मोमेंटम बहुत अच्छे से मेजर कर लिया, तो पोजीशन का एरर कितना होगा? अगर मोमेंटम का एरर है 0 तो पोजीशन का एरर कितना होगा? 0 नहीं होगा। क्या होगा बता? नहीं, ये 0 हो गया तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? तुम तो मैथ में हो, बता। ये 0 हो गया, हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा ना। एक पूरी तरह से सही है तो दूसरा पूरी तरह से गलत होगा ना। एक 0 एरर मतलब क्या है? 100% सही है, तो दूसरे में तो इतनी गलती होगी तुम गिर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर किसी ने मोमेंटम बिल्कुल 100% मेजर, एरर 0 हो गई, 100% सही हो गया, तो पोजीशन में एरर कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। और अगर तुम्हारा पोजीशन ये 0 हो गया तो पोजीशन में कितना हो जाएगा? अरे 0 नीचे ले जाओगे तो 0 डिनोमिनेटर में 1/0 तो इनफाइनाइट ही होता है। ये 0 इसके नीचे आएगा तो 1/0, कुछ भी 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट ही तो आता है। तो याद रखना, अगर किसी चीज का मोमेंटम तुमने बिल्कुल सही से मेजर करा है तो उसकी पोजीशन जो तुमने निकाली होगी वो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, उसमें इनफाइनाइट % गलती है। और अगर तुम्हारा मोमेंटम सही से निकला है और पोजीशन गलत निकली, ठीक है, तो किसने बताया? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इससे बोर क्यों गलत हो गया? बताओ भाई, ऐसा क्या किया बोर ने? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है पता? मोमेंटम पढ़ा लीनियर मोमेंटम फिजिक्स में? मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं, कुछ पता है? हाँ, संवेग का क्या होता है फॉर्मूला बताओ? मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो प्रतीक्षा या स्वाति कोई भी बताओ, कार्तिक है, अनुज बताओ, क्यों बोर का मॉडल फेल हो गया इनकी वजह से? ऐसा बोर ने क्या कर दिया? इसमें जैसे मोमेंटम ले रहे हैं तो पोजीशन गलत हो जाएगी। हाँ, और जब पोजीशन ले रहे हैं तो मोमेंटम गलत हो जाएगी। तो बोर ने ऐसा क्या कर दिया? बोर ने 2 फॉर्मूले लिखाए तुम्हें, एक तो रेडियस का निकाला, रेडियस पोजीशन हो गई, तुमने फॉर्मूला निकाल लिया, तुम बिल्कुल सही पोजीशन बता सकते हो। और तुमने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाला। वेलोसिटी यानी मोमेंटम तो हो गई, मास तो सेम रहता है, तो बोर ने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बताया और पोजीशन का भी फॉर्मूला बताया। मतलब वो तो कह रहे दोनों 100% सही होगा, तो 100% तो हो ही नहीं सकती दोनों चीज़ें। तो बोर की गलती हो गई कि उन्होंने रेडियस का भी फॉर्मूला निकाल दिया
और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाल दें। यानी कि उनका मानना था मैं दोनों सही से मेजर कर सकता हूँ, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। और ये किसने साबित करा वेव नेचर शो करता है? ये तो हाइजेनबर्ग तो उसके बाद आया, उससे पहले कौन थे? ठीक है, तो देखो पूरी सीढ़ी सिंपल से करी। पहले प्लैंक ने रखा, प्लैंक ने बताया कि लाइट तुम्हारा पार्टिकल नेचर शो करती है। फिर डी ब्राउन ने बताया इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। ये बोर की पूरी फेलियर की तैयारी हो रही है, मिलके कर रहा है। फिर तीसरे कौन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से ये साबित कर दिया कि तुम कोई भी पार्टिकल जो वेव है उसका डेल्टा पी और डेल्टा एस का प्रोडक्ट इससे हमेशा ज़्यादा होगा। तो अब सही में दोनों मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही वजह थी कि बोर का पूरी तरह से वो फेल, पूरी तरह से नहीं मतलब 3-4 चीजें तो फेल हुई। क्लियर हो गया? हाँ, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ गए? ये फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा पी डेल्टा एक्स हमेशा h/4 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इस साइन का ये मतलब होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू उसकी होती है h/4। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इससे। करो ये क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूले में रखनी है चीजें। सैटरडे आ जाओ तो लगा देना। ऐसा कर लो। अगर आ जाती है तो लगा दो, जैसे अकाउंट में आप अगले दिन लगा दो। सर आ नहीं पा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आया उसके अगले दिन लगा दूँ, कुछ नहीं सर। वो तो 2 सेकंड मैसेज आता था, पता ही लग जाएगा। अजय मुझे कौन सा तू, हाँ मेरा सर मेरा है 12 अप्रैल से लगा था 17 लेक्चर। 17 लेक्चर 17 साल बहुत तो आ रहे, आप तभी दिला तो दिए और 8 और लगा दो तो पार्टी से दिलाते। ये तो समझ में कुछ काम, 6-7 तो कट गए, 2-3 हज़ार आने में लग गए, तो लंबा गिर गया। तब पिछली बार जल्दी आ गए, जब पहली बार करी थी ना तो तुम 1.25 महीने में आ गए। लेकिन आप तो अधिकारी दूसरे ही थे। हाँ, तब मैं फरवरी में कर लिया तो मार्च में आ गई। ट्रेन में सर पुलिस जब ड्यूटी लगी थी तब करने आता था, कितनी भीड़ थी तब। जल्दी लेट रहता, कोरोना हो जाता तो हुआ नहीं। उस समय तो बहुत बुरी हालत थी जब मैं आता था। ये क्वेश्चन करो भाई। आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो? कुर्सियाँ सब खाली है।
क्यों? देखो एक सीट आगे आ गया बस। पहली सीट वालों का थोड़ी सवाल करने ही पड़ते सारे के सारे। मैंने तो परेशान कभी नहीं परेशान किया। क्या क्या आंसर आ गया? आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है इलेक्ट्रॉन की x की वैल्यू 1.1 एंगस्ट्रॉम। मेजरमेंट ऑफ पोजीशन का मतलब तो वही ना, डेल्टा एक्स दे रखा है तुम्हें, डेल्टा पी निकालना है तुम्हें। सवाल लिख दिया मैंने, तुमने पूछा नहीं सवाल क्या बता रहे थे देर से? अच्छा आर्मस्ट्रॉन्ग में रख दोगे सीधा या बदलोगे उसे किसी चीज में? बताओ, और कोई मत बताना, तुम ही बताओ। ये मैं सीधा 1.1 रख दूं या कुछ बदलाव करने की जरूरत है इसमें? क्या मैं 1.1 एज इट इज रख दूं? हाँ मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि मोमेंटम जो होता है तुम मीटर में तो निकालोगे। मोमेंटम में मीटर में वो रखते, मास रखोगे केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो ये भी मीटर में रखना। 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग मत रख देना। लास्ट सीट, ओ सेकंड रो लास्ट सीट। बेटा बताओ समझ में आ गया क्या करने वाले हो? क्या करना है क्वेश्चन में बताओ। क्या फॉर्मूला पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? एक ऊपर फॉर्मूला लिखा था, बताओ क्या था? हाँ बताओ, खड़े हो। लैम्डा नहीं, वो तो परसों पढ़ा है, कल पढ़ा लैम्डा। अभी थोड़ी देर पहले जो डेल्टा भी डेल्टा एक्स, बताओ। हाँ हाँ इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? 4 पाई के। तुम्हें डेल्टा एक्स दे रखा है 1.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कितनी मीटर? 2-3 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, एक आर्मस्ट्रॉन्ग कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर -10। तो ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया। तुम्हें ये दे रखा है डेल्टा पी निकालना है। एच की वैल्यू क्या रखते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट की। क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट? भाई कल 3-4 बार बोली, आगे वाले जो बच्चे बैठे थे उन्होंने बार बार बोली थी, कौन तो लड़का आज आया नहीं। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6 इंटू 10 टू द पावर -24। अब मुझे पाई की वैल्यू तो तुम्हें पता होगी क्या होती है। ये सब चीजें रख लो, और मैथ में हो ना तुम, तो बस मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है। इसमें मुझे समझाना नहीं था, तुम्हें पढ़ना था। प्लैंक कांस्टेंट तुम्हें पढ़ना था क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग तो 3000 पूछ रहा हूं, कितने मीटर के बराबर होता है? इस क्वेश्चन में बस ये थोड़ी सी मैथ ज्यादा है, कैलकुलेशन करनी है। तो साथी आंसर नहीं है अभी तक। डेल्टा बी कितना? 0.479 इंटू, सही है। तो अब मुझे बताओ डेल्टा बी कैसे निकालोगे? तुमने मोमेंटम तो सही निकाल दिया। अच्छा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है स्वाति? एम वी होता है। तो मैं डेल्टा पी को डेल्टा एम वी लिख दूं। मास में कोई एरर होती नहीं है तो इसे लिख दूं एम डेल्टा वी। तो यहां से डेल्टा भी निकल जाएगा। जिसने डेल्टा पी निकाल लिया वो एम डेल्टा वी निकाल के डेल्टा वी भी निकाल दिया। अच्छा मास क्या, किसका मास रखेंगे कार्तिक? यहाँ पे खड़े हो ना, यहाँ पे किसका मास रखेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मास? इलेक्ट्रॉन का मास 1.7। फिर तुम 1 बोले, कल भी तुम 1 बोले थे, 1 आता ही नहीं उसके मास में। 6 भी नहीं आता उसमें। जो सवाल तुमसे कल पूछा वही तुम दोबारा नहीं बता रहे, बताओ क्या फायदा होगा 24 घंटे का इंतजार का? यही पूछा था तुमसे मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुमने 1 ही कुछ बताया था। 9.75 नहीं आता उसमें, 9. केवल बनाया और इंटू माइनस -90। 19 कह रहे हो 90 कह रहे हो? 90 वो चार्ज में आती है तुम।
अभी गिने चुने कांस्टेंट तो ये पहले दो चैप्टर के कांस्टेंट है, 29 चैप्टरों के कांस्टेंट कैसे याद करोगे? -31। और ये तो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के जोड़ दो कितने हो जाएंगे भाई? और ये तो केवल कांस्टेंट है, फिर नेम रिएक्शन है। समय कितना है तुम्हारे पास? 2 साल का प्लान है तुम्हारा पूरा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा है। इस स्पीड से तो 2 साल का ही लग रहा है। सीधी सीधी चीजें रखनी है, अब ये भी नहीं रखो तो बेकार हो जाएगा। क्या आया बता? 0.052 × 10⁻⁷ हाँ सही। क्या यूनिट होगा? बस सही है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो देखो पहले तुम्हें निकालना था डेल्टा पी, तो डेल्टा पी डेल्टा एक्स किसके बराबर रख दो? h/4 के। डेल्टा एक्स एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो मीटर में करो। 1.1 × 10⁻⁻10 इंटू डेल्टा पी बराबर h/4 ठीक है, तो ये नीचे भेज दो। तो डेल्टा पी हो जाएगा h है 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻10। ये कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ रहा है? 4.79। हाँ वो तुम आगे चले गए ना। ये आ गया मोमेंटम, और मोमेंटम को यहाँ रख के m डेल्टा v, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया यहाँ पे। तो डेल्टा v का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा p ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे जो भी तुम्हारी वैल्यू मान लो x आ रही है, इसको डिवाइड कर दो 9.1 से, ठीक है, तो ये आ जाएगी तुम्हारी डेल्टा v जो कि है 5.26 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये मल्टीप्लाई डिवाइड तुम्हारी जिम्मेदारी भी कैसे कर दोगे, ठीक है। मैथ वाले सर से पूछ सकते हो जो मैथ वाले हैं, बाकी तो फिर बायो वाले देखिए तो क्या क्या है ना। तो फिर भी चलो मैथ से पूछो, केमिस्ट्री वाले टीचर को नहीं बता पाएंगे सब चीजें, प्योर केमिस्ट्री वाले नहीं बता पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि इफ एरर इन मोमेंटम एंड पोजीशन इज सेम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा पी की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। इफ एरर इन मोमेंटम एंड पोजीशन सेम है, हमें पता नहीं है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है मतलब? डेल्टा पी क्या है? क्या नाम बेटा तुम्हारा? सेकंड शीट। हाँ नाम क्या है मेरे को भूल जाए, फिर से जोर से बोलो थोड़ा। हाँ रोहित नाम है। थोड़ा धीरे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा खाना नहीं खा गया था? आवाज वैसी धीरे है या तुम जहाँ पे थोड़ा धीरे हल्की हल्की बोलते हो? तो डेल्टा पी क्या चीज होती है? डेल्टा पी क्या चीज होती है? क्या होती है? वो तो तुमने मोमेंटम बता दिया मुझे। डेल्टा पी क्या है अभी बताया, हम डेल्टा पी निकालने वाले, तो डेल्टा पी है क्या? पी तो मोमेंटम हो गया, अब उसके पीछे डेल्टा लगा दिया, यानी क्या चीज है? कौन सा वर्ड पूछा था तुमसे मैंने? तुमसे क्या पूछा था शुरू होते? कौन सा सवाल पूछा था तुमसे जब आप शुरुआत करी आज की? तो क्या सवाल पूछा तुमसे? दो ही, दूसरी बार ही तुम्हारी आज। तो पहला सवाल क्या था तुमसे? हाँ अरे तुमसे पूछा, चीनी वाला एग्जाम्पल किसी और को दिया मैंने, क्या पूछा था वो? कौन सा वर्ड था वो? एरर। एरर था, तो डेल्टा पी है एरर एंड मोमेंटम, वो हमसे पूछी। अगर दोनों बराबर है, डेल्टा पी डेल्टा है, तो डेल्टा पी क्या होगा? क्या होगा? देख के तो देखो, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है कार्तिक? h/4 के। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है, तो किसी एक को डेल्टा पी दोबारा लिख दो। डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी क्या हो जाएगा फिर? डेल्टा पी स्क्वायर। तो दोनों साइड रूट कर दो, आंसर आ जाएगा।
ये फॉर्मूला है ना, डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी डेल्टा एक्स हमेशा बड़ा होगा h अपॉन 4 से। मैं कह रहा हूँ दोनों बराबर है, तो डेल्टा एक्स को भी डेल्टा पी लिख दो, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी का स्क्वायर, वो हमेशा बड़ा होगा h अपॉन 4 से। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ गई, दोनों साइड रूट लोगे, फिर आंसर आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा पी हमेशा बड़ा होगा h अंडर रूट पाई, और 1/4 का रूट होता है 2, तो 4 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, h अपॉन पाई रहेगा। आएगा समझ में? जब दो चीजें सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर हो जाती है ना। x इंटू एक्स कितना होता है रोहित, x इंटू एक्स कितना होता है, x इंटू एक्स कितना होता है, 2x तो जोड़ने पे होता है, x मल्टीप्लाई बाय x कह रहा हूँ। हाँ क्या होता है, मैथ में हो तुम, बायो में हो, बच जाते बायो का कह के। कितने साल पहले थी तुम पे मैथ, लगभग 10th में थी, कितने साल हो गए इस बात को, 10th में कितने साल हो गए तुम्हारे, 2 साल हो गए, 3 हो गए पूरे, कोई ज्यादा समय तो नहीं हुआ। तो क्रिकेट देखते हो रोहित, क्रिकेट देखते हो, क्या देखते हो, पिक्चर विक्चर देखते हो, कुछ भी नहीं, किसी चीज का शौक नहीं? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, किसी चीज क्रिकेट वगैरह का शौक है तुम्हें? नहीं देखते कुछ भी, पढ़ाई करते हो बस, 1-2 दिन पढ़ाई करते हो, शो देखते हो, कौन सा शो देखते हो, क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो? कितने साल हो गए दया नहीं है शो में, कितने साल हो गए, ये तो याद है तुम्हें, ये पुरानी बात हो गई। चल तारक मेहता का शो कुछ बेकार हो जाए, मैं देखा। तो ये हमने 3 साइंटिस्ट पढ़ लिए, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली और प्लांक्स। तो इन सब ने किसको फेल कर दिया, बोर के मॉडल को। तो अब हेडिंग डालते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज जो बोर्स के मॉडल के लिए है कि बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर, प्रतीक्षा तुमने KL पढ़ी थी, नूतन पढ़ी थी ICSE। बोहर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर, बताओ किसके लिए वैलिड होता है केवल, किसी को पता है किसके लिए बोहर मॉडल वैलिड है? वो तो डी ब्रोगली का, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा हीलियम प्लस, हीलियम में 2 होते हैं, 1 निकाल दिया, कितने रह गए 1। फिर तीसरा लिथियम प्लस प्लस, लिथियम में 3 होते हैं, 2 निकाल दिया, कितने रह गए 1। और चौथा बेरिलियम, बताओ कितने प्लस, 3 प्लस। बेरिलियम में 4 होते हैं, 3 निकाल दिए तो 1। तो इन्हीं 4 पे वैलिड है केवल बोर का मॉडल, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इतनी बड़ी मेहनत तो केवल 4 एलिमेंट कवर कर पाता है, 119 है पीरियोडिक टेबल में। बोर का मॉडल केवल उन पे लग पाता है जिनके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे 4 लोग हैं, हाइड्रोजन, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव और बेरिलियम 3 पॉजिटिव। फिर दूसरी फेलियर की वजह क्या थी बताओ, अभी हमने 3 साइंटिस्ट पढ़े, तो बताओ दूसरी वजह क्या, दूसरी क्या वजह थी कार्तिक, बताओ दूसरा क्या पॉइंट लिखूं यहाँ पे? हाँ तो क्या लिखूं उसमें बताओ, क्या होता है? हाँ और इन्होंने क्या माना था, हाँ कि वो एक ही होते हैं, नहीं करते हैं। कौन सा उनका नेचर, वो अगर वेव नहीं होगा तो दूसरा क्या, दूसरे नेचर को क्या कहते हैं, एक वेव नेचर, दूसरा स्मॉल पार्टिकल नेचर। तो बोहर कंसिडर
इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल, बट डी ब्रोगली showed its wave nature also। तो ये भी कमी हो गई, जिसके दो चेहरे हैं तुमने उसका एक चेहरा कंसीडर ही नहीं करा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के दो रूप हैं और सारी कैलकुलेशन एक रूप के हिसाब से कर दी, तो फिर कैसे चलेगा? 7 दिन अलग रहता है, 7 दिन अलग रहता है। तो बोहर ने उसे केवल पार्टिकल माना और सारी थ्योरी पार्टिकल पे बेस करी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो करता है, उस पर तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं, उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो फिर बोहर का दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तभी इसे फेलियर ना लिख के कमजोरी लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई मॉडल आया भी तो नहीं है, तो यही चल भी रहा है, तो इसे ड्रॉबैक कहा जाता है। इसलिए तीसरा, बोहर मेजर्ड, क्या मेजर कर दी इसमें? दोनों चीजें, ठीक है। तो बोहर मेजर्ड बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। ऐसा हो ही नहीं सकता, which is impossible। देखो, अगर कोई इंसान इक्वल्स टू लगा के चीजें लिखता है ना, तो अपने आंसर के लिए श्योर है। तो बोहर के सारे फॉर्मूले में क्या लगा था? प्रतीक्षा, इक्वल्स टू लगा था। लेकिन ये जो हमारा h/4 है, हम इलेक्ट्रॉन और पोजीशन एक साथ नहीं बता सकते। तो अगर उनके फॉर्मूले में लेस देन ग्रेटर देन लिखा होता, कि उन्होंने बता दिया कि इसमें एरर हो सकती है, तो उनका सही हो सकता था। पर उन्होंने हर फॉर्मूले में क्या लगा रखा है? इक्वल्स टू। उन्होंने कहा यही आंसर होगा, इसलिए वो गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं उन्होंने क्या कोशिश करी, एक तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें बताई और सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर उनका इक्वल्स टू साइन नहीं लगा होता ना, तो एक पल के लिए छोड़ देते, बट क्योंकि उन्होंने दोनों सही फॉर्मूले लिखे हैं, इसलिए ये गलत है। क्या फॉर्मूला होता है रेडियस का, पोजीशन का? r बराबर, हाँ n स्क्वायर, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं, z होता है इसमें से। अच्छा, उसमें वेलोसिटी में z स्क्वायर नहीं होता, z का n होता है ना। बताओ, वेलोसिटी बराबर 18 और z/n, n/z तो नहीं होती सर मैं इससे ऊपर वाला बता रहा था। ऊपर में z स्क्वायर। हाँ ना सब जो वैल्यू से निकल के आते हैं 2.18 हाँ, अच्छा v स्क्वायर बता रहे हैं, तो ये इससे काम हो जाएगा। तो देखो, उन्होंने रेडियस यानी पोजीशन बता दी, और इस वेलोसिटी से तो मोमेंटम भी निकाल सकते हो एग्जैक्ट। जब वेलोसिटी पता है तो मास और इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है, तो तुमने मोमेंटम भी मेजर कर दिया। अब ये हो नहीं सकता था तो कैसे कर दिया? जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो तुम क्यों कैसे कर सकते हो? तो इसलिए ये दूसरी कमी है इनकी। कमी समझ आ गई? ये वाली डी ब्रोगली की वजह से, सॉरी ये वाली डी ब्रोगली की वजह से, और ये किसी वजह से? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये तीन कमजोरी हो गई। इसके बाद दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा ना। उनकी थ्योरी तो बीएससी में पढ़नी थी, पता नहीं पढ़ी किसने। तो चौथा है स्पेक्ट्रल लाइंस शो स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम इसको कहते हैं, इसका नाम याद रखना, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कहलाती है ज़ीमैन इफेक्ट। केवल नाम से मतलब है हमें। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो कैसे याद रखोगे? देखो, ज़ीमैन में मैग्नेटिक का मार है और स्टार को क्या कहते हैं, शॉक जैसी फीलिंग आ रही है स्टार से। शॉक तो इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है ना, तो इसे याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीमैन इफेक्ट। तो बोहर इन दोनों को नहीं समझा पाए, ठीक है।
और वो अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें नहीं समझाना है। क्या होते हैं हमें इससे बात से मतलब नहीं, क्या क्या चीजें वर्ड्स है, तो अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम, ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। बहुत ध्यान से नाम है रखना इनका, स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमान इफेक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइंस की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये सीधा वर्ड पूछ लेते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं, तो स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट। नाम याद रखने में क्या जा रहा है, दो नाम ही याद रखने। पढ़ा था 11 में, प्रतिशत याद है ये दोनों नाम, ये है तुम्हारी बुक में, नाइस से पढ़ा है ना 2 साल पहले। तो इसके साथ मॉडल सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये हमने बोर का आखिरी मॉडल था, कोई मॉडल नया आया नहीं है, उनकी ये ड्रॉबैक्स है, 5 ड्रॉबैक्स लिखी है। एक अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा पाए हमें, एक वो में ज़ीमान इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा पाए, एक स्टार्क इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाए। स्टार्क इफेक्ट बताओ कौन सी फील्ड में टूटना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ज़ीमान है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो अब जो मेन चीज है वो है क्वांटम। हर वेव की क्या होती है, और एक चीज और होती है, हर वेव की इक्वेशन होती है। तो अब हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा उसकी क्या होगी, एक वेव इक्वेशन होगी। तुमने एसएचएम पढ़ा होगा 11th में, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा ना, पेंडुलम वेव नेचर शो करता है तो उसकी इक्वेशन होती है। तो जो जो वेव नेचर शो करते हैं लाइट की होती है। अगर 12th से ऐसी पढ़ी होगी तो ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन देखी होगी, नहीं देखी प्रतीक्षा? देखी है ना, पढ़ी, देखनी तो चाहिए, याद करी नहीं करी वो तो बात की बात है, देख तो ली, देखा सब है, रोका नहीं दिमाग में उसको, देख क्या नहीं करता है। तो बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन इट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर उन्हें पता ही नहीं था ऐसा होता है। तो ये जो हम पढ़ने वाले इसे कहते हैं, तो बीएससी करी किसने केमिस्ट्री में करी थी, बच्चे थे बीएससी, और कोई बीएससी केमिस्ट्री वाला नहीं यहाँ पे थे, एक आध अच्छा फिजिक्स में तुम्हारी, केमिस्ट्री में तुम्हारी फर्स्ट ईयर हो गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला डेरिवेशन आ गया। अरे तब भी नहीं जाओगे देखो, ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, वो एक तो बीएससी में आती है और एक हमारे बीटेक में भी आती है, और 15 नंबर का डेरिवेशन होता है इसका, क्योंकि 4 से 6 पन्नों में सॉल्व हो पाता है। ठीक है, मतलब हमारे तो केवल इक्वेशन याद करनी है, सॉल्व तो बीएससी में करना जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इक्वेशन।
देखो एक इक्वेशन है जो सीधा सीधा नीट में पूछ ली गई थी कि इनमें से कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो ये होती है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये तीन होंगे डी स्क्वायर फाइव डी वाई स्क्वायर फाइव डी जेड स्क्वायर क्या है 8 स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है। तो तुम्हें बस इसकी इक्वेशन याद करनी है, चार ऑप्शन में से ढूंढ लेनी है कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। इसका और ज्यादा नहीं, तो बहुत बड़ी नहीं, जब चार ऑप्शन में लिखी होगी तो तुम्हें पहचाननी है इनमें से कौन सी दे रखी है। ये तो सेम है 5x², मैथ वालों को तो पता है ये चीजें, तो 5/x 5/y 5/z है, बस यही टर्म तो याद करनी है। ये तो सेम है, बस x y z हो गया, इतना ही तो याद करना है बस। साई तो जब इसे सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन को बनाने के 3-4 बनने लग जाते हैं, अच्छा खासा डेरिवेशन है, 1 घंटे में नहीं होता है। इस इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये सारे इसके नाम है, मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन, इसी से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस बी फिर साई बराबर 0। ठीक है, ये आखिरी इस चैप्टर में टफ चीज थी, अब बाकी सब आसान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 5² होती है वो बताती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये भी याद रखना कि इसमें 5² क्या है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस इक्वेशन से दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस वेव इक्वेशन तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 क्वांटम नंबर की वैल्यूज निकल के आती हैं और उन 3 से हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, मैक्सिमम। वो 3 क्वांटम नंबर है n, l और m। ठीक है, अभी देखेंगे n, l, m क्या होते हैं, पता है। n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर और m मैग्नेटिक। चौथा नहीं निकल पाता, कौन सा वाला, ठीक है।
तो टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। हमें इस वेव से 3 मिलेंगे और 3 याद रख लेना NLM। इस वेव से 3 क्या 3 quantum numbers which represent position where probability of finding electron is maximum। ये 3 क्वांटम नंबर वो जगह बताएंगे जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हर समय घूम रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी तो पता होनी चाहिए कि कब थोड़ी देर बाद यहाँ आए, थोड़ी देर बाद वहाँ आए, कहाँ सबसे ज्यादा रहता है। तो ये इन 3 वेरिएबल से पता लगेगा। क्या होता है NLM पूरा पढ़ेंगे, तुम ये याद रख लो कि इससे मिलते हैं NLM। अब उन NLM पे आ जाते हैं। ठीक है, ये बता दो। इस इक्वेशन से 3 वेरिएबल निकले NLM। ठीक है, दिमाग में रख लो NLM, कैसे भी रख लो MLN, जैसे तुम्हें याद होता है। अब देखो होते क्या है। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। देखो N L M S। N को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, L को कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। M को कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S को कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा वो पोजीशन बताते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन बताया कार्तिकेय खड़े हो ना, जैसे कार्तिकेय एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो कार्तिकेय कौन सी कॉलोनी में रहता है? डीडीपुरम में रहते हैं कार्तिकेय। तो वो कार्तिकेय का S हो गया। कार्तिकेय की सिटी क्या है? तो वो उसका M हो गया। कार्तिकेय का स्टेट क्या है? तो वो N हो गया। N क्या होगा फिर? कंट्री होगी। तो कार्तिकेय की पूरी तरह से लोकेशन बताने में क्वांटम नंबर्स ने हेल्प करी। तो क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की भी क्या बताएंगे? पोजीशन बताएंगे। कार्तिकेय की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है? इन लोकेशन पे मिलने की। कार्तिकेय तुम्हें सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? डीडीपुरम में। उससे ज्यादा, उससे थोड़ा कम कहाँ मिलेगा? बरेली में। उससे थोड़ा कम यूपी में, उसकी पॉपुलेशन और कम होगी, और सॉरी प्रोबेबिलिटी। और इंडिया में तो ये कार्तिकेय की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ होगी बता रहा है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की हमें लोकेशन बतानी है तो उसके लिए 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम। कैसे रहता है, कहाँ रहता है, कितने बड़े घर में रहता है और किस तरह से रहता है, वो चारों बताएंगे। ठीक है, तो पहला एक ऑर्बिटल्स क्या होता है ये डेफिनेशन लिख लो। देखो शेल्स तो तुम्हें पता है, ऑर्बिटल्स होती हैं 3D स्पेस in which electron resides। वो ऑर्बिटल वो जगह है, ऑर्बिटल समझ लो कमरा है कार्तिकेय का, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? इन ऑर्बिटल में होगी ना। अब आते हैं सबसे पहले क्वांटम नंबर पे। क्या नाम है रोहित? सबसे पहले क्वांटम नंबर का नाम क्या है? सबसे पहला वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुम पहले भी मिले होंगे 9th क्लास में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, जिसे हम शेल नंबर कहते हैं। शेल नंबर पढ़ा है? KLMN जो सिखाया था रोहित तुम्हें। तो पहली शेल क्या होती है? K, दूसरी क्या है? L, तीसरी क्या है? M, चौथी क्या है? तो हमें शेल नंबर कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैंने कह दिया कि मेरा n जो है वो 5 है, तो कौन सी शेल में मिलेगा इलेक्ट्रॉन? मैं कह रहा हूँ 5 में, तो थर्ड में कैसे मिल जाएगा? जब मैंने कहा n की वैल्यू 5 है, तो वो कौन सी शेल में मिलेगा? O में मिलेगा ना। ABCD में तो आंसर होगा KLMN, तो 5 का O हो गया। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और इन्फिनिटी भी हो सकती है। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी। किसको छोड़ देगा? एटम को छोड़ के चला जाएगा। तो देखो, एक तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लगता है कि ऑर्बिटल कितनी बड़ी होगी। जैसे 2s छोटी है, 3s थोड़ी बड़ी होगी, 4s और बड़ी होगी,
5s और बड़ी होगी। तो एक तो ये बता रहा है कि कमरा कितना बड़ा होने वाला है, क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा स्वाति, एनर्जी का शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, टोटल एनर्जी का -13.6। ठीक है, तो n से तुम्हें और क्या चीज पता लग रही है, एनर्जी भी पता लगती है। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, ठीक है, और ये बताता है कि तुम्हारी शेल कौन सी है, k में हो, l में हो, m में हो, n में हो। k में हो तो n1 होगा, l में हो तो n2 होगा, m में है तो n3 होगा। फिर दूसरा कौन सा है, रोहित के पीछे पता, दूसरे का क्या नाम है, दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा है प्रिंसिपल के बाद, हाँ तो एल है ना, एल को क्या कहते हैं, एल का नाम होगा ना कोई, नहीं लिखा मैंने एल का नाम, एल का नाम लिखा मैंने एल का नाम लिखा कोई, जैसे एन का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो एल का कोई नाम नहीं लिखा मैंने, क्या नाम होता है एल का, एज होगा नहीं, क्या नाम है वो ये बताओ, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो सेकंड जो है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो देखो इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जिस कमरे में रह रहा है उसकी शेप क्या है, कैसे कमरे में रह रहा है, गोल है, डंबल शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। तो देखो अगर L की वैल्यू है 0, बैठ जाओ, L की वैल्यू है 0 तो हमारी ऑर्बिटल कौन सी होती है, S ऑर्बिटल होती है, S की शेप होती है स्फेरिकल। फिर हमारी L की वैल्यू अगर 1 है तो हमारी ऑर्बिटल होती है P, P की शेप होती है डंबल। फिर क्या आएगा, L बराबर 2 आएगा, वो थोड़ी दूर जाना। ये कौन होता है, D, D की शेप होती है डबल डंबल, थोड़ा अच्छा बना लेना डबल डंबल तुम लोग। और चौथा कौन होता है, F। तो F की शेप नहीं पता किसी को, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही चार याद रखनी चाहिए तुम्हें, S P D F। S स्फेरिकल होती है, L इसकी क्या होगी, 0 होगी। अगर तुम्हें क्या रखा है, मैं L बराबर 1 वाले कमरे में रहता हूँ, तो मैं कौन से कमरे में रहता हूँ, B ऑर्बिटल में। मेरी शेप कैसी कमरे की, डंबल शेप। अच्छा, इन एसपीडीएफ की कोई फुल फॉर्म होती है या ऐसी एसपीडीएफ ही पढ़े, स्वाति पढ़ा एसपीडीएफ पहले, क्या होती है, ये होता है तुम्हारा शार्प, ये होता है प्रिंसिपल, ये होती है डिफ्यूज, और एफ वाली होती है फंडामेंटल। तो अभी तुमने शेल पता कर ली, वो तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लग गया, ऑर्बिटल क्या है वो हमें एल से पता लग गया। अब तीसरा क्वांटम नंबर क्या है, एम। एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये बताएगा तुम्हें हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, कितने कमरे हैं, ठीक है।
अच्छा अभी हेडिंग डाल दी ये वाली, ये वाली कितने लोगों ने डाल दी? कोई बात नहीं, तुम काट। तो देखो हमेशा याद रखना l की वैल्यू 0 से लेके n-1 के बीच में होती है, n-1 के बीच में होती है। तो मान लो अगर मेरा n 5 है तो बताओ कौन कौन सी l हो सकती है उसके लिए? l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर n 5 दे रखा है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, n से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? 4 3 2 1 0 भी हो सकता है, इक्वल टू साइन लगा 4 3 2 1 0। 0 वाले को क्या कहते हो? 0 l की वैल्यू तो क्या नाम होता है? s। तो ये 5s कहलाई, ये क्या कहलाएगी? 5p। 5p। 2 वाली क्या कहलाएगी? 3 वाली 5g हमारे कोर्स में नहीं होती, ठीक है ना? तो 5s 5p 5d 5f। ये 5 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और spdf किससे पता लगा तुम्हें? एज ए मेथड क्वांटम नंबर। l अगर 0 है तो s, l1 है तो p, l2 है तो d, l3 है तो f। 4 वाला हमारे सिलेबस में नहीं होता, ठीक है? तो l की वैल्यू हमेशा 0 और n-1 के बीच में होती है। तो अगर किसी का शेल नंबर k है, मान लो किसी का शेल नंबर k है, तो उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होंगी कोई बता सकता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी? तुम्हारा 5 था शेल नंबर, तो कितनी ऑर्बिटल्स आई? 5 आई। शेल नंबर k होगा तो कितनी आएंगी? k ही तो आएंगी। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमेशा किसके बराबर होती है? शेल नंबर के। अगर मैंने कहा शेल नंबर 7 है तो कितनी ऑर्बिटल निकल के आएंगी? 7 निकल के आएंगी। उनकी वैल्यू होंगी 0 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है? अच्छा, इन ऑर्बिटल्स को हम कभी कभी सब शेल्स भी कहते हैं, ठीक है? शेल के अंदर है ना, तो सब शेल। बात समझ में आ गई? तो रोहित खड़े हो जाओ। अगर मेरी n की वैल्यू 8 है, ठीक है, तो मुझे बाकी जो सब शेल होंगी उनके नंबर बताना क्या क्या होंगे। n 8 है, सब शेल्स के नंबर बताओ। सब शेल यानी ऑर्बिटल बताओ क्या क्या होंगे और कितने होंगे? 7 नहीं होंगे, 8 ही होंगे। कितने होंगे? 8 कौन कौन से होंगे जरा बताना। जो शेल नंबर है उतनी सब शेल होंगी। शेल नंबर 8 है तो सब शेल या ऑर्बिटल 8 ही होंगी। तो कौन कौन सी होंगी? एक तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहाँ तक होगा ये बता दो? 7 तक होगा ना। और 0 से 7 कितनी हुई टोटल? 8। समझ में आ गई? तुम्हें 0 1 2 3 को तो पता है, 0 को क्या कहते हैं? हाँ, 0 वाले को क्या कहते हैं? s, 1 वाले को p, 2 वाले को d और 3 वाले को है। हमें 4 इसलिए पढ़ने क्योंकि इन चारों से हमारे 119 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तुम्हारी पीरियोडिक टेबल पूरी होगी, इससे आगे की पढ़नी। इन 4 ऑर्बिटल से हमारे 119 एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, उसके फर्दर हम की जाएंगे, इसलिए हम जी ऑर्बिटल नहीं पढ़ते, ठीक है? तो 0 1 2 3 तक ही पढ़ते। फिर एक होता है, तुमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, अब पढ़ो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर, ये और वो बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है? और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है h/2 अंडर रूट l l प्लस, ठीक है? अगर तुम्हें l की वैल्यू दे रखी है, h/2 तुम्हें पता है h क्या होता है? रोहित के पीछे बताना है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? हाँ, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले तुमसे पूछी, लास्ट वीक खड़े हो जाओ। 6.6 हाँ into 10 power minus हाँ 31.
31 नहीं होती, बस इतनी सी चीज और सही करनी, बताओ 10 टू द पावर कितनी, और कोई मत बताओ, उसको जिंदगी भर याद रहेगा ना, आज बता देगा तो क्या होगी, 31 नहीं है, 10 नहीं है, क्या बचा है, कौन सी, हाँ -34 होता है, याद रखना, ठीक है। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है, बैठ जाओ। तो यहाँ पे पाई और एस की वैल्यू रख दोगे तो किसी का भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3D, 3D का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो सेकंड सीट क्या नाम है बेटा तुम्हारा, मीनाक्षी, नेहा, मुझे बताओ डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो तुम्हें इस फॉर्मूले में एल की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है सबको, तो ये आंसर निकल जाएगा, बताओ क्या आएगा, एच के टर्म्स में ये आंसर बताना, बैठ जाओ। क्या है साथी, आसान सा आंसर है, बताओ 6 कहाँ से आ रहा है, h/2 तो भारी है, l कितना, अच्छा 6 में पुराना क्वेश्चन देखो, h/2 √2 तो √6 कितना होता है, इतना ही रहेंगे उसमें नहीं, तो ये आंसर हो गया। 90% वो इसी में आंसर छुड़वा देते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखवाते हैं। तो बात समझ आ गई, सीधा सीधा ये वो एंगुलर मोमेंटम नहीं है। अच्छा प्रतिशत से याद अच्छा है, वो बताओ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, बोर क्वांटाइजेशन इक्वल्स टू वो तो हाइजेनबर्ग पे आ गई तुम, मान लो मैं इसके क्वेश्चन में आया, तुम क्या बता के करोगे, इसे तो बता दो कुछ, क्या होता है बताओ, MBR बराबर क्या होता है, NH/2 होता है, ठीक है। वो बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन है, उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, वो एंगुलर मोमेंटम, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो L की वैल्यू D के लिए 2 होती है, तो इस चीज से तो मतलब नहीं था मुझे बस D वाली चीज से मतलब था, वो यहाँ रख दी, तो 2 × 3 6 होता है, तो ये आंसर है। अब तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्यों कितना अच्छा चल रहा है मार्कर, नया मार्कर लिया तो बोल रहे हैं, चलो थोड़े दिन की बात है, मुझे खुद लाना पड़ता था, वेरी गुड। ऑर्बिटल बताता है, अच्छा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से डिनोट करते हैं, और ये ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन समझते हो क्या है, किस तरह से तुमने चीज को रखा है, ओरिएंटेशन एक तो होती कैसी है वो चीज, और एक होता है रखने का तरीका।
तो ये ओरिएंटेशन देखो मैंने ऐसे रख दी, तो इस बोतल की ओरिएंटेशन ये हो गई, ये इसकी ओरिएंटेशन अब सीधी रख दी, मैंने कैसे कर दिया, वर्टिकल कर दिया। तो ये ओरिएंटेशन है, किस तरह से चीज़ को रखा गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता लगती है, ओरिएंटेशन की। अच्छा ये मतलब 2:30 बजे आएगा, ये भी बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत आसान सी चीज होती है। m की वैल्यू हमेशा -l से l के बीच में होती है, इक्वल्स टू का साइन। m की वैल्यू हमेशा -l से +l के बीच में होगी। तो अगर मान लो तुम्हारा l की वैल्यू है 0, यानी कौन सी ऑर्बिटल, कौन सी वाली L0 कौन होता है, s की अगर मैं बात कर रहा हूं तो s के पास कितना m होगा, s की क्या क्या हो सकती है, m की वैल्यू 0 ही हो सकती है, 0 से 0, -0 + 0 कुछ अलग तो होता नहीं, तो केवल s के लिए केवल m की वैल्यू क्या होगी 0, तो एक ही कमरा होगा इसके पास। अच्छा अब l बराबर 1 कौन होता है, p होता है, p के लिए l की वैल्यू -1 से +1, तो कितनी आ सकती है उसमें, -1 0 +1, तो कितने कमरे हो गए 3। तो p तुम्हें पता है 3 ऑर्बिटल होती है, 1 2 3, पहले वाले को कहते हैं -1, दूसरे को 0, तीसरे को 1। फिर l बराबर 2 कौन होता है, तो कितने होंगी 5, -2 से 2, -2 -1 0 1 2, तो 5 कमरे हो गए 5, तो -2 -1 0 1 2। प्रतीक्षा जोक है क्या, हंस के मारे, ऐसे तो कोई कॉमेडी करी नहीं इन्होंने क्वांटम नंबर में। और 30 लास्ट होती है l बराबर 3, जिसे हम कहते हैं f। कितने होंगे फिर इसमें 7 होंगे, -3 to 3, तो बना लो 7, ठीक है। तो तुम्हें पता लग गई m से क्या पता लग जाती है, कितने कमरे हैं। कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, एक साथ होगी तब। तो एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। देखो सबशेल हमारे पास 4 है, S P D F, कोर्स में 4 है। हमें बताना है उनके अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, जैसे S में कितनी होती है 1, P में 3, D में 5, F में 7। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2l + 1। तो जो उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसे डबल करो और ऐड कर दो 1। तो अगर तुमसे कोई पूछे G में कितनी होंगी, तो G का एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है 4, तो उसमें 9 होंगी। 2 × 4 8, 8 + 1 9। तो ये एक फॉर्मूला और हो गया। नहीं बता दो, अकेले अकेले जोक सुनते हो।
बिठा दो उसे। तो देखो तीन कमरों की तीन चीजों के बारे में पढ़ लिया और ये तीनों किससे निकल जाती हैं? कौन सी इक्वेशन से निकल जाती है तीनों? कौन सी इक्वेशन थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से यही तीन क्वांटम निकलते हैं, एस वाला नहीं निकल पाता, तो याद रखना ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे तीन क्वांटम नंबर पे चर्चा। तो जरा अब स्टार्ट से चलते हैं। मान लो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो लास्ट वीक क्या नाम था तुम्हारा? स्वाति? साक्षी। l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? अगर n 1 है तो l क्या क्या हो सकता है? जीरो और 1 नहीं हो सकता, l हमेशा n से एक पीछे रहता है, तो l की वैल्यू केवल 0 हो सकती है। 0 यानी कौन? s। तो फिर m की वैल्यू क्या हो सकती है? केवल s के लिए m की वैल्यू क्या रहती है? केवल जो s ऑर्बिटल होती है उसमें m की केवल क्या वैल्यू हो सकती है? 0 ही तो होती है। तो एक ही ऑर्बिटल आएगी, उसे हम क्या कहते हैं? 1s कहते हैं। 1 का और कोई केस नहीं है। अब मैंने n कर दिया 2, तो पहला l क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 0 के लिए m की कितनी वैल्यू हो सकती है? एक ही हो सकती है। इस ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? इस ऑर्बिटल का क्या नाम होगा? 2s होगा। अच्छा, क्या 2 वाले केस में और कोई l का केस आ सकता है? क्या l की और कोई वैल्यू हो सकती है? ये शेल नंबर 2 है, तो इसमें कितनी सब शेल होंगी टोटल? शेल नंबर 2 है तो कितनी ऑर्बिटल होंगी इसमें? 2 ही होंगी। तो एक तो 0 होगी, दूसरी वाली क्या होगी? 1 यानी कौन? p। कितनी हो सकती है p में? 3। क्या क्या वैल्यू होती है? -1 0 1। इसका नाम क्या हो गया? 2p। 2p हो गया। अब 3 की बात करते हैं। 3 में पहला केस कौन सा होगा? 0 वाला। फिर से एक ही ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा? s। फिर 1 वाला क्या कहलाएगा? 3p। 2 वाला क्या कहलाएगा? कितनी होगी टोटल? 5। 3 ही केस हो सकते हैं, यहाँ 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितना शेल नंबर उतनी ही सब शेल होंगी। शेल नंबर 2 सब शेल 2, शेल नंबर 1 सब शेल 1। लास्ट केस देखो, n बराबर 4, कितने केस आएंगे टोटल? तो 0 1 2 3। 0 वाला क्या कहलाएगा? 4s। 1 वाला कितने होंगे उसमें? 3। फिर 2 वाला क्या कहलाएगा? 4d। कितनी होंगी इसमें? 5। और लास्ट वाला क्या कहलाएगा? 4f। कितने होंगे टोटल उसमें? 1 2 3 4 5 6 7। एक ज्यादा बन गया, ठीक है। तो ये 7 होंगे। इनका नाम क्या क्या होगा? -3 -2 -1 0। तो वो m की वैल्यू है, ठीक है। जो माइनस वाली चीज है वो मैग्नेटिक क्वांटम है। तो क्लियर हो गया? जो तुम्हारा शेल नंबर उतनी ही ऑर्बिटल्स होंगी। शेल नंबर 4 तो 4 आएंगी, शेल नंबर 3 तो 3 आएंगे। हाँ, क्यों कार्तिक आई बस समझ? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सबशेल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n इक्वल्स टू 3। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो सबशेल कितनी होंगी ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये बताओ, और ऑर्बिटल्स कितनी होंगी ये बताओ।
रोहित इस n बराबर 3 को कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं? ये कौन सा क्वांटम नंबर दे रखा है मैंने? क्या नाम है इसका? n बराबर 3 को कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं? n को कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं? n को कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं? क्या नाम देते हैं n को? n को वो कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं? हर अक्षर जैसे l एजिमुथल क्वांटम नंबर है, s स्पिन क्वांटम नंबर है, तो n कौन सा है? कौन सा है? क्या होता है n बताओ? नहीं पता?